जैसे जैसे आएंगे तो वो ऑब्जर्व करेंगे। So on Saturday we were discussing about the exception handling part, और उसमें हमने ये स्टडी किया था कि आपके 5 कीवर्ड्स आर यूज: ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज, जिसमें हमने ट्राई कैच का स्टडी कर लिया था, फाइनली नहीं किया था। तो उस दिन हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था डिवीजन बाय जीरो का, और एक बार हमने विदाउट ट्राई कैच किया था और एक बार हमने विद द ट्राई कैच ब्लॉक हमने स्टडी किया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर होती है प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते तो ये आपका जावा का जो रन टाइम सिस्टम है, ये डिफॉल्ट हैंडलर को एक्टिवेट करके डिफॉल्ट हैंडलर आपके एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को कैच करता है और उसको प्रोग्राम में थ्रो कर देता है। तो होता क्या है कि जिस भी लाइन में आपका एक्सेप्शन हुआ है उसके बाद आपकी लाइन में जितना भी आपके प्रोग्राम में लाइंस ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होते। आपका प्रोग्राम बीच में एबनॉर्मली क्लोज हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, एंड यू गेट दिस पर्टिकुलर आउटपुट ऑन द मशीन। ये आपके एक्सेप्शन कहाँ हुआ, किस तरह का हुआ, किस लाइन में हुआ, किस मेथड में हुआ, वो सारी डिटेल्स प्रिंट हो जाती हैं ऑन द यूजर्स मशीन। ये चीज सिग्निफाई करती है कि आपके प्रोग्राम में कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आई है और जिसको जावा के मैकेनिज्म ने हैंडल कर लिया है क्योंकि आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर पाई थी। इसके अगेंस्ट हमने ट्राई कैच ब्लॉक बनाया था। ओके, तो हमने ट्राई कैच बनाया था। Just please hold on. There are people in the beginning. I'm not able to join. तो हमने ट्राई कैच के बाद हमने इसको प्रोग्राम को बनाया था। इसमें आपने ये देखो, ट्राई में आपने जो भी आपको कोड लग रहा है कि इसमें एक्सपेक्टेशन है कि कोई एरर हो सकता है, उसको आप ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। ट्राई कीवर्ड यूज करके आपको कर्ली ब्रेसेस में जो आपके लाइन्स में आपको लगता है कि गड़बड़ हो सकती है वो लाइन आपने ट्राई ब्लॉक में लिखनी है। जैसे ही आपका ट्राई ब्लॉक, जैसे ये आपका ट्राई ब्लॉक है, ये आपका खत्म हो रहा है यहाँ कर्ली ब्रेस पे, उसके बाद इमीडिएटली बाद आप एक कैच ब्लॉक लिखोगे जो आपके उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन टाइप को कैच करेगा या हैंडल करेगा। और लिखना कैसे आपको, यू हैव टू मेंशन द कैच कीवर्ड फॉलोड बाय द टाइप ऑफ एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन है इस केस में, डिवीजन बाय जीरो है, डिवीजन एक एरिथमेटिक ऑपरेशन है। तो इस टाइप का आपने ये जो एक्सेप्शन की जो क्लास है जावा में, एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये लिखना है। और एक इसका ऑब्जेक्ट ई क्रिएट किया है। ई की जगह आप कोई और नाम भी ले सकते हो, लेकिन हाँ, ये जो क्लास लिखी है आपने एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये एज इट इज लिखनी है क्योंकि ये जावा की प्री डिफाइंड क्लास है, आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते। इसके बाद आपने कैच ब्लॉक में क्या लिखा है, आपने ज्यादा कुछ नहीं किया है, आपने यूजर को एक मैसेज प्रिंट करके बता दिया है डिवीजन बाय जीरो। अब होगा क्या, उसके बाद आपने कैच के बाहर एक लाइन लिखी है आफ्टर कैच स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम में भी एरर होगा डेफिनेटली, यहाँ डिवीजन बाय जीरो का एरर आएगा इस पर्टिकुलर लाइन में, जहां आप 42 को डी से डिवाइड कर रहे हो जबकि डी जीरो है, राइट। लेकिन इस केस में जावा का रन टाइम मैकेनिज्म अपने डिफॉल्ट हैंडलर को एक्टिवेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यूजर ने ट्राई कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑलरेडी प्रोग्राम में मेंशन की हुई है।
जावा का मैकेनिज्म तब एक्टिवेट होता है जब यूजर या प्रोग्रामर ने कोई भी चीज मेंशन ना की हो। अब इस केस में क्योंकि यूजर ने प्रॉपरली एक्सेप्शन हैंडलिंग करवाई है प्रोग्राम में, तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही इस लाइन में अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाएगा, बाहर कैच ब्लॉक उसको कैच करेगा, हैंडल करेगा। जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट ट्राई ने थ्रो किया है वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप का है, और आपके कैच ब्लॉक में भी आपने उसी का मैचिंग क्लास लिखी है, आपने लिखा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई। तो व्हाट विल हैपन, दिस कैच ब्लॉक विल बी एक्टिवेटेड, और इसका जो कोड है जो भी आपने इसके अंदर लिखा है वो रन करेगा। तो आपने एक मैसेज डाल दिया डिवीजन बाय 0, दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द यूजर्स मशीन। तो ये आपका एक लाइन का आउटपुट आएगा। उसके बाद जब कैच ब्लॉक खत्म हो गया और आप कैच ब्लॉक से बाहर आ गए, यानी आप नॉर्मल मेन मेथड में आ गए हो, तो आपने ये लाइन प्रिंट कराई थी आफ्टर कैच स्टेटमेंट, तो वो लाइन भी यूजर के मशीन पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद ये कर्ली ब्रेस आपका मेन मेथड क्लोज हो गया, ये वाला कर्ली ब्रेस आपकी क्लास क्लोज हो गई, एंड द प्रोग्राम इज ओवर। सो व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज दैट अगर यूजर या प्रोग्रामर प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग मेंशन करता है, और अगर इन केस कोई एक्सेप्शन होता है, तो आपका प्रोग्राम लास्ट लाइन तक एग्जीक्यूट होगा, वो बीच में एब्रप्टली टर्मिनेट या इंटरप्ट नहीं होगा। और हालांकि एक्सेप्शन हुआ और आप उसको रोक नहीं पाए, क्योंकि आप रोक नहीं सकते, आप रन टाइम पे हो, रन टाइम पे प्रोग्रामर का कोई रोल होता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम में करवाई हुई थी, तो वो चीज को, उस एरर को, उस गड़बड़ को आपके प्रोग्राम ने टाइम रहते उसको हैंडल कर लिया, प्रॉपरली उसको मैनेज कर लिया। हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सेप्शन नहीं हुआ, एक्सेप्शन डेफिनेटली हुआ है, यस इट हैज हैपेंड, बट ड्यू टू द एफिशिएंट प्रोग्रामिंग आपने उसको हैंडल कर लिया, और आपका प्रोग्राम स्मूथली, एक्सेप्शन होने के बावजूद वो स्मूथली एंड तक चलता रहा, और एंड में जाके टर्मिनेट हो गया, जो कि एक नॉर्मल प्रोग्राम भी हो सकता था। बट ये एक अलग तरीके का प्रोग्राम था क्योंकि इसमें गड़बड़ हुई है, और हमने उसको मैनेज कर लिया है, रेक्टिफाई करने की कोशिश करी है। ये मैसेज हमने प्रिंट कर दिया डिवीजन बाय 0। अगर हम ये एक्सेप्शन हैंडलिंग ना करते, इसका मतलब ना हम ट्राई लिखते, ना हम कैच ब्लॉक लिखते, तो एक्सेप्शन तब भी होगा, लेकिन उस केस में जावा का डिफॉल्ट हैंडलर उसको हैंडल करता, लेकिन जावा का डिफॉल्ट हैंडलर बाकी प्रोग्राम को नहीं रन कर पाता, आपका प्रोग्राम बीच में रुक जाता। इस केस में रुका नहीं है, वो लास्ट लाइन तक एज इट इज मूव ऑन करता गया है लाइन बाय लाइन। अब इससे एक और चीज कनेक्ट होके आती है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल कैच क्लॉज। जैसे इस एग्जांपल में जो आपका डिवीजन बाय 0 था, आपने कैच में एक क्लास लिखी अरिथमेटिक एक्सेप्शन, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया ई, राइट। ऐसा हो सकता है कई प्रोग्राम्स में कि एक ही कोड, जो आपका प्रोग्राम का जो कोड है उसमें मल्टीपल एक्सेप्शंस होने के चांसेस हो, राइट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोड में मल्टीपल एक्सेप्शंस हो सकते हैं, एट ए टाइम तो एक ही होगा, लेकिन चांसेस है कि एक के बाद एक एक्सेप्शन हो जाए, राइट। तो आपने करना क्या है उस केस में, आप ट्राई ब्लॉक एक ही लिखोगे जो भी आपका कोड है, और कैच आप मल्टीपल ले लोगे, यानी आप मल्टीपल कैच क्लॉजेस लिख सकते हो। ये हमने सैटरडे को सिंटेक्स भी देखा था, तो सैटरडे के सिंटेक्स के हिसाब से आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स ले सकते हो। आई जस्ट मूव ऑन। ये है आपका सिंटेक्स ट्राई कैच का। तो यू हैव अ ट्राई एंड फॉलोड बाय मल्टीपल कैच क्लॉजेस, ये आपका एंड सो ऑन सिग्निफाई कर रहा है। तो आप एक ट्राई के साथ बहुत सारे कैच ब्लॉक्स ले सकते हो, लेकिन लॉजिक क्या कहता है कि एक ट्राई के साथ सिर्फ एक ही कैच चलेगा एट अ टाइम, एक साथ बहुत सारे कैचेस नहीं चलते। बट हाँ, आप प्रोग्राम में एक ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल कैच क्लॉजेस यूज कर सकते हो, राइट। सो अब इसका मतलब क्या है, हम कैसे लिखेंगे ऐसे प्रोग्राम को। जब भी आपका ट्राई में कोई ट्राई, हम क्या कह रहे हैं, ट्राई में हम वो कोड लिखते हैं जिसमें हमें एरर होने की गुंजाइश नजर आती है, राइट। तो आपने ये, आई होप द फॉन्ट इज ओके, और शुड आई मैक्सिमाइज द फॉन्ट साइज।
जूम कर दूं क्या? नो मैम, दिख रहा है मैम। तो आपने एक क्लास ली, एक मेन मेथड लिया, उसमें आपने ट्राई ब्लॉक में ये कोड लिखा है, जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपका ट्राई ब्लॉक का पार्ट है। उसमें आपने लिखा इंट इक्वल टू आर्क्स डॉट लेंथ, प्रिंट किया है ए को, फिर आपने बी की वैल्यू ली है 42 डिवाइड बाई 8, इंट सी इक्वल टू 1। आई जस्ट copy this program and run it on the compiler. Please hold on for a while. आपने ए जो आर्क्स डॉट लेंथ है, ये आर्क्स क्या होता है, किसी को याद है? स्ट्रिंग एरे। ये आपकी जो आर्क्स आपने रन टाइम आर्गुमेंट पास करना है उसकी लेंथ है। तो क्या आप मुझे ए की वैल्यू बता सकते हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए राइट नाउ? 0। कैसे पता चला? कोई वैल्यू नहीं है स्ट्रिंग में। कैसे पता आपको कि कोई वैल्यू नहीं है? ये आप रन टाइम पे वैल्यू देते हो, ठीक है। तो अभी जैसे प्रोग्राम है, मुझे नहीं पता ए की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये तब कैसे पता चलेगा जब आप प्रोग्राम को रन करेगा यूजर, उस मोमेंट पे ए की वैल्यू पता चलेगी, राइट। तो अभी हम अज्यूम करते हैं कि ए की वैल्यू हमें पता नहीं है। प्रिंट करोगे आप ए की वैल्यू को, और यहाँ पे आपने बी इक्वल टू 42 डिवाइड बाई ए किया है। अब इस लाइन में एक्सेप्शन किस केस में आ सकता है? नॉर्मली ये डिवीजन का की लाइन ऑपरेशन चल रहा है इस लाइन में, बट एक्सेप्शन किस केस में हो जाएगा? जब यदि ए की वैल्यू 0 हो। Exactly. तो इस लाइन में एक्सेप्शन होगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन इफ ए इज हैविंग वैल्यू 0। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इफ इन केस ए इक्वल टू 0। लेकिन अगर सपोज ए 0 नहीं है, तो उस केस में इस लाइन में कोई एरर आएगा? नो मैम। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा एरर? बिकॉज उस केस में ए अगर 1 है तो बी की वैल्यू 42 आ जाएगी, ए अगर 2 है बी की वैल्यू 21 आ जाएगी, ए अगर 3 है तो 14 आ जाएगी, ए अगर 4 है तो वैल्यू 10 आ जाएगी। तो मतलब ये है कि कोई भी कैलकुलेशन, कोई नॉर्मल जेन्युइन लॉजिकल वैल्यू यू विल गेट इफ यू डिवाइड 42 बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0। सिर्फ 0 आने पे दिक्कत है, बाकी और कोई नंबर अगर ए की वैल्यू हो तो कोई इशू नहीं आएगा इस लाइन में। क्लियर विद दैट पर्टिकुलर थिंग? यस मैम। यस मैम। ओके, सो अगर ए 0 आया तो आपका श्योर शॉट इस लाइन में अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो जाएगा, और वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो किया जाएगा इस लाइन नंबर 7 से। ये जो लाइन नंबर 7 है, यहाँ पे जैसी अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगा उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया जाएगा ट्राई ब्लॉक के बाहर। अब ट्राई ब्लॉक के इमीडिएटली बाहर आपको दो कैच ब्लॉक्स दिख रहे हैं जो मैंने अभी हाईलाइट कर दिए, राइट।
इसमें से जो वाला भी मैच करेगा, जैसे हमने दो कैच लिखे हैं, एक लिखा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर, दूसरा कैच का पैरामीटर क्या है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, कौन सा वाला मैच हो जाएगा, पहला वाला कि सेकंड, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? अगर ए की वैल्यू 0 हुई तो कौन सा वाला कैच, फर्स्ट वाला, क्योंकि उसका डेटा टाइप, उसका पैरामीटर और जो ऑब्जेक्ट थ्रो करवाया जा रहा है वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन दोनों मैच करेंगे, तो आपका ये वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे हमने स्विच में पढ़ा है कि स्विच में एक पर्टिकुलर केस ही चलता है, बाकी नहीं चलते हैं, राइट? तो ये वाला कैच चल जाएगा डिवाइड बाय 0, और ये सेकेंड कैच नहीं चलेगा, और उसके बाद आप नॉर्मल जो प्रोग्राम में जैसे ये लिखा है आफ्टर ट्राई कैच, ये सारे कर्ली ब्रेसेस ये सब चलने लग जाएंगे। समझ आ गया? यस मैम। ये हुआ वो सिनेरियो अगर आपका ए 0 होता है तो। लेकिन सपोज अगर ए 0 नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ए है 1 2 3 कुछ और है, तो उस केस में एक्सेप्शन नहीं होगा। आप अगली लाइन में मूव करोगे, यहाँ पर आपने एक सी नाम से एक एरे डिक्लेयर करी है और उसमें आपने एलिमेंट रखा है 1, एक ही एरे का एलिमेंट है 1, अकेला इकलौता एक डेटा एलिमेंट आपने स्टोर कर दिया। उसके बिल्कुल अगली लाइन में आपने क्या बोला है कि C42 यानी सी एरे जो आपने अभी क्रिएट करी, उसके 42nd इंडेक्स लोकेशन पे 99 वैल्यू इनिशियलाइज करा रहे हो, आप स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हो। अब दिक्कत ये है कि इस एरे में का जो साइज है वो है 1, इसमें एक ही एलिमेंट है, और आप 42 लोकेशन पे जाने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी आप एरे के इंडेक्स को एक्सीड कर रहे हो। अगर सी का साइज 100 होता, 50 होता, तब तो सही था। अब सी का साइज अकेला एलिमेंट है, एक ही है, उसका डेटा साइज जो है एरे का साइज वो 1 है, और आपने 42 एलिमेंट को इंडेक्स को रेफर करने की कोशिश करी है जो अलाउड नहीं है। तो इस केस में आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। आप इन दोनों लाइंस पे तभी आ पाए जब आपका ए 0 नहीं था, ए 1 2 3 5 7 18 कुछ और नंबर था, तो आप ऑटोमेटिकली प्रोग्राम की इन दोनों लाइंस पे आओगे, और आपकी लाइन नंबर 9 पे, ये वाली लाइन पे आपका एक्सेप्शन हो जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जो आप यहाँ तक थ्रो करोगे, बाहर कैच ब्लॉक में इसको मैच किया जाएगा, तो इसका ये टाइप डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट कैच नहीं चलेगा, आप सेकेंड कैच से मैच कराने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आपका मैच हो जाएगा, आपकी ये लाइन चल जाएगी, और आपका एक्सेप्शन आपने हैंडल कर लिया। फिर आपका ये जो नॉर्मल है आपका ट्राई कैच, ये तो आपके किसी कैच ट्राई कैच का पार्ट नहीं, कॉमन है प्रोग्राम का, तो ये आपका रन करेगा। Clear with the output? Should I run the program now? यस मैम। अब यहाँ पे हमने ये दिख रहा है आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, मैं इसमें सपोज कोई स्ट्रिंग नहीं देती, जब मैं कुछ नहीं दूंगी इसका मतलब मेरा आर्ग्यूमेंट की लेंथ क्या होगी, मेरे आर्ग्यूमेंट की लेंथ होगी इस केस में 0, बिकॉज आई एम नॉट पासिंग एनी वैल्यू, मैं आर्ग्यूमेंट्स में कुछ पास नहीं कर रही। अब जैसे ही मैं इसको ऐसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करूंगी, देखो ए की वैल्यू 0, आपकी ये लाइन जो प्रिंट होनी थी लाइन नंबर 6, ये आपका प्रिंट होगी, ए की वैल्यू 0, और इसकी अगली लाइन में यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जो यहाँ पे थ्रो किया गया, ये डिवाइड बाय 0 और ई को आपने प्रिंट कर दिया, तो उसने डिवाइड बाय 0 लिखा, और कौन सा एक्सेप्शन है उसका उसकी डिटेल बता दी, और आफ्टर ट्राई कैच ब्लॉक्स ये आपका कॉमन स्टेटमेंट है जो किसी ट्राई कैच का पार्ट नहीं है, तो ये तो चलेगा ही चलेगा। ये लाइन जो लाइन नंबर 19 है, ये हमने ये शो करने के लिए लिखी है कि चाहे कोई भी कैच ब्लॉक हो, चाहे कोई एक्सेप्शन हो या नहीं हो, ये चलेगा ही चलेगा। और ये लाइन ये भी सिग्निफाई करिए कि आपका प्रोग्राम स्मूथली चल रहा है, इसके बाद भी अगर मैं कुछ कोडिंग करती हूँ तो वो चलेगी, यानी एक्सेप्शन उसको रोक नहीं पाएगा, प्रोग्राम स्मूथली एज इट इज
एक्सेप्शन होने के बावजूद भी नॉर्मली चल रहा है। क्लियर? नाउ इसको मैं चेंज कर देती हूँ। अब मैं कमांड लाइन में कोई भी एक सिंगल वैल्यू देती हूँ। अब ए की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए नाउ? 5 5 नहीं, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ए की वैल्यू 1 होगी, 1 होगी, 1 1 1। ये एक स्ट्रिंग दिया है ना मैंने, yes ma'am इसको रन करके देख लेते हैं। ए की वैल्यू 1 और चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो, आपके नेक्स्ट लाइन में जब वो एरे को आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आएगा। तो वो बता रहा है दिक्कत क्या है। 42 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 1, कि आपके एरे की लेंथ है अकेली 1 और आप 42 इंडेक्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एरर आ रहा है। जब मैं यहाँ पे अब क्या होगी ए की लेंथ? 3 तो when we run the program, A will show value 3 और 3 हो, 4 हो, कुछ और हो, आपका अरिथमेटिक नहीं हुआ, इस केस में आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो गया। प्रोग्राम इज क्लियर, लॉजिक इज क्लियर? यस मैम। So we can say that for one single piece of code you can write multiple catch blocks. ऐसा हो सकता है कि आपका कोई भी ना चले। मैं एक थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूंगी। आई विल गो बैक टू द कंपाइलर। सपोज अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या होगा? अब क्या होगा? प्रोग्राम में क्या चेंजेस आएंगे? इसमें मैम अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन वाला पोर्शन चलेगा, अदरवाइज हमारा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ये तो कभी चलेगा नहीं और आफ्टर ट्राई कैच ब्लॉक चल जाएगा। So in this case, if I run the program again, ए की वैल्यू 3 प्रिंट होगी और आपका कोई कैच ब्लॉक नहीं चलेगा, क्योंकि उस केस में ए की वैल्यू 0 हुई नहीं, आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन हुआ नहीं, कोई भी कैच चला नहीं, यानी इस प्रोग्राम में आपका कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ। हालांकि आपने ट्राई कैच लिखा था, बट आपका ये चीज कभी इसको चलाने की नौबत नहीं आई। और अच्छी बात है, अगर आप प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हो, करवा रहे हो, और सपोज एक्सेप्शन नहीं हो रहा, तो हमें ये नहीं करना कि हाँ हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग कराया था तो एक्सेप्शन होना चाहिए था। इट इज गुड इफ योर प्रोग्राम इज नॉट हैविंग एन एक्सेप्शन, वो एक अच्छी चीज है, बट हम उसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों कराते हैं प्रोग्राम में, ताकि अगर इन केस कोई गड़बड़ हो तो आपका प्रोग्राम उसको टाइमली मैनेज कर पाए। एक मैं इसमें चेंजेस करके बताना चाहूंगी, फाइनली का कोड लिखना चाहूंगी। फाइनली आप इसमें कोई भी कोडिंग कर सकते हो बुक में, और जैसे आपने प्रोग्राम में देख रहे हो, हम सिंपल एक एक लाइन प्रिंट करके दिखा रहे हैं ताकि ज्यादा इशू ना आए। आप अदरवाइज कैच ब्लॉक में बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड भी लिख सकते हो। मैंने ये लाइन प्रिंट करी है। फाइनली हर हाल में चलता है, चाहे आपका एक्सेप्शन हुआ नहीं हुआ, आपके कैच ने उसको कैच किया या नहीं किया, ये हर केस में चलेगा। सो विल रन द प्रोग्राम। ये देख रहे हो आप, दिस इज फाइनली ब्लॉक, ये एग्जीक्यूट हो गया है। इसका मतलब आपका कोई भी कैच नहीं चला, बट स्टिल आपका फाइनली चलेगा ही चलेगा। अगर सपोज मैं इसको 0 कर देती हूँ तो क्या होगा? मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया अभी, क्या होगा इसके इन केस मेरा आर्गुमेंट 0 होता है तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन चलेगा मैम, और फाइनली ब्लॉक और आफ्टर ट्राई कैच ब्लॉक चलेगा। फाइनली ब्लॉक चलेगा। ए इक्वल टू 0, कैच की एक लाइन, फाइनली की एक लाइन, और आफ्टर ट्राई कैच ब्लॉक ये वाली लाइन चलेगी। देखो इसका मतलब फाइनली आपका ऑप्शनल है। अभी हमने फाइनली के बिना प्रोग्राम बनाया था, तब भी आपका प्रोग्राम स्मूथली चल रहा था।
फाइनली लिखने का ये फायदा होता है कि चाहे आपका प्रोग्राम में एक्सेप्शन हुआ या नहीं हुआ, या कोई सा भी कौन सा भी एक्सेप्शन हुआ हो, हमें उससे मतलब नहीं है, फाइनली हर केस में चलेगा। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज प्रिंट करानी है या कोई कुछ कैलकुलेशन करनी है या कोई प्रोसेसिंग करनी है जो हर हाल में चले ही चले, तो आप उसको फाइनली लिखोगे। लेकिन द ओनली कंडीशन इज कि फाइनली आपको लास्ट में लिखना है, बीच में आप फाइनली नहीं लिख सकते। यानी आपकी मर्जी होगी कि दो कैच के बीच में मैं फाइनली लिख दूं, तो वो आपका प्रोग्राम एरर देगा, क्योंकि सिंटेक्स क्या बोलता है, ट्राई, सबसे ऊपर ट्राई, उसके बाद जितने भी आपको कैच ब्लॉक्स चाहिए वो, और लास्ट में यू हैव टू मेंशन द फाइनली कीवर्ड, एंड दैट टू इट इज ऑप्शनल। इफ यू वांट इट इन द प्रोग्राम यू हैव टू राइट इट, अगर नहीं चाहते तो आप उसको ओमिट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फाइनली एक बार लिख दिया तो वो फाइनली हर केस में चलेगा, चाहे एक्सेप्शन हुआ नहीं हुआ, कौन सा हुआ, कैच चल गया कि नहीं चल गया, उससे फाइनली को कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली में आपने जो कुछ लिखा है वो प्रोग्राम में हर हाल में चलेगा। क्लियर? फाइनली समझ आ गया सबको? तो दिस प्रोग्राम, अगर आपको ये लॉजिक समझ आ जाता है, एंड इफ यू राइट दिस इन एग्जाम, इससे आपके जैसे कहते हैं ना एक तीर से दो तीन निशाने मारना, इसमें आप ट्राई, कैच, मल्टीपल कैच, फाइनली सब कुछ एक छोटे कोड में लिख सकते हो। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम दैट यू कैन राइट फॉर द एग्जाम। क्लियर? और इसमें ज्यादा कुछ आप देख सकते हो, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोई भी आप एरे साइज कोई भी इंडेक्स दे दो, अभी जरूरी नहीं है कि 42 लिखा है तो 42 ही लिखना है, कोई भी इंडेक्स दे दो जो सिर्फ 1 ना हो, 0 ना हो, बस 2, 3, 4 कोई भी इंडेक्स दे दो और आपका दिख ही रहा है कि एक्सेप्शन होगा। अगर लेकिन अगर ए 0 नहीं है तो, अगर ए 0 है फिर तो इंडेक्स पे वो जाएगा ही नहीं, वो एरिथमेटिक एक्सेप्शन पे ही आ जाएगा डायरेक्ट। सबको समझ आ रहा है? मुझे आवाज सिर्फ 2-3 की आ रही है बस, एक योगराज की आ रही है, अमरजीत की आ रही है और हेमेंद्र की आ रही है, बस बाकियों की कोई सन्नाटा है। ओम की भी आ रही है, बाकी तो मंगलवार का मौन व्रत धारण किए हुए हैं। आर द रेस्ट ऑफ यू देयर? हो आप लोग उधर? यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। So my advice is for you is कि please understand this program and do mention it if it comes in the exam। ये आपको उसने रन करके दिखाया हुआ है कि आप जैसे ये प्रोग्राम है, इसमें आप इसने सिर्फ प्रोग्राम का नाम लिखा है, कोई आर्गुमेंट पास नहीं करा तो ए 0 हो गया। दूसरे में दूसरा सैंपल किया उसने एक वैल्यू, ये स्ट्रिंग वैल्यू दे दी है तो एक की वैल्यू 1 हो गई, और 1 के वजह से अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं होगा, आपका ये दूसरा वाला हो जाएगा एरे इंडेक्स ऑफ द राइट। नाउ वी मूव टू अनदर थिंग। इसमें एक चीज और भी होती है कि आपको अगर सपोज समझ नहीं आ रहा कि कौन सा एक्सेप्शन टाइप लिखना है, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगा या एरे वाला होगा या नल पॉइंटर होगा या क्लास नॉट फाउंड, बहुत अलग अलग तरह के एक्सेप्शन होते हैं। अगर सपोज आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके प्रोग्राम में कौन सा एक्सेप्शन हो सकता है, तो इन सभी एक्सेप्शंस की एक सुपर क्लास है जिसका नाम है एक्सेप्शन, राइट। इन सभी जो सब क्लासेस एक्सेप्शन के टाइप्स हैं उनकी एक सुपर क्लास है जावा में एक्सेप्शन नाम से। तो अगर आपको लगता है कि आपको क्लिक नहीं कर रहा कि कौन सा एक्सेप्शन हो सकता है, तो आप कैच में सिंपल एक्सेप्शन लिख सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है कैच एक्सेप्शन ई, तो आपका कोई भी एक्सेप्शन हो कैच उसको कैच कर लेगा और एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाएगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत और भी है कि अगर आप इनकेस एक्सेप्शन लिखते हो और उसके बाद नीचे आप ये कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख देते हो, तो ये प्रोग्राम आपको एरर दे देगा। दिस प्रोग्राम विल गिव यू अ कंपाइलेशन एरर। एरर ये होगा कि इस कैच ब्लॉक पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सबको दिख रहा है ना हाईलाइटेड पोर्शन? यस मैम। जो मैंने ये कैच हाईलाइट किया अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, ये कोड इज एन अनरीचेबल कोड। इसका मतलब आपका प्रोग्राम इसको कभी एक्टिवेट या एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा।
इसी क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने ये नीचे दे दिया और एक्सेप्शन क्लास आपने ऊपर रख दी, तो हर केस में वो वाला कैच चल जाएगा। नीचे वाले कैच पे आप, सेकंड कैच पे आप आ ही नहीं पाओगे किसी भी हाल में, क्योंकि एक्सेप्शन सुपर क्लास है। कोई भी एक्सेप्शन हो, एरिथमेटिक हो, कोई और फलाना एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो या इनवैलिड कास्ट टाइप एक्सेप्शन हो, ये वो कभी नहीं चलेंगे, क्योंकि कैच में आपने पहले ही सुपर क्लास मेंशन कर दी। तो इस प्रोग्राम को करेक्ट कैसे किया जा सकता है, आप जो सब क्लास है वो ऊपर रखो और एक्सेप्शन नीचे रखो। मैं इस कोड को कॉपी करके आपको एक बार रन करके दिखा देती हूँ कैसे काम है। ये आपका एरर देगा, ठीक है, ये लिखा है एरर अनरीचेबल। तो हम क्या करेंगे, अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आप इसको यहाँ से कट करके इधर पेस्ट कर, अब ये स्मूथली चलेगा। दिस इज नेवर रीच्ड, ये आ गया, क्योंकि इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे आपका लाइन नंबर 5 में अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो रहा है, तो ये वाला चल जाएगा और दिस इज नेवर रीच्ड हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मॉडिफाई कर देती हूँ, वही वाला कोड लिख देते हैं। आप देख सकते हो इसमें कौन सा एरर हुआ है, कौन सा एक्सेप्शन हुआ है। मैम जेनरिक वाला। वैसे टाइप कौन सा है इसका, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसमें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हुआ है, लेकिन हालांकि आपने वो कैच ब्लॉक उसका लिखा नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन ई उसको तब भी कैच कर पाया क्योंकि वो जनरल क्लास का ऑब्जेक्ट आपने लिया है, जनरल एक्सेप्शन क्लास मेंशन करी है। तो अगर आपको सपोज नहीं समझ आ रहा कि कौन सा एक्सेप्शन टाइप है या इसको याद नहीं आ रही क्लास का नाम, तो आप एक्सेप्शन भी मेंशन कर सकते हो, बट प्लीज प्रोग्राम में ये यूज मत करना, क्योंकि ये आपका शॉर्टकट लगेगा कि कोई सिर्फ एक्सेप्शन लिख दे, वो तो हर केस में चलेगा ही चलेगा। आपको दूसरा वाला जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया था वो लिखना चाहिए। ये तो मैं आपको अपनी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। Now coming to nested try statement. Nested try statement में क्या था, we have just 3 minutes left। इसमें आप एक ट्राई के अंदर उस ट्राई के ब्लॉक में आप दोबारा एक ट्राई ब्लॉक लिख सकते हो, और जितने भी उसके मैचिंग कैच ब्लॉक्स हैं वो आप सेकेंड ट्राई के बाहर लिख लोगे। जैसे मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ, ये आपने एक ट्राई बनाया int a इक्वल टू आर्क्स डॉट लेंथ, वही जो आपने हमने पहले लिखा था, फिर इसको b इक्वल टू 42/a से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस केस में भी वही होगा, अगर आपकी a की वैल्यू 0 आती है, आर्गुमेंट 0 होता है, तो आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो जाएगा। इस लाइन में एक्सेप्शन होगा, राइट।
और यहीं से एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाएगा। कहाँ थ्रो किया जाएगा? ट्राई ब्लॉक से बाहर। आपका ट्राई ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो कैच जब करोगे तो यहाँ पे कौन सा है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। ये तो आपका चलेगा नहीं। दोबारा दूसरा कैच में आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ये आपका चल जाएगा, डिवाइड बाई 0 आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज ए 0 नहीं होता, ए में 1 2 3 कोई और वैल्यू होती है, तो आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा बी, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो भी आपकी वैल्यू है की। उसके बाद आपने नेस्टेड ट्राई एक और लिखा हुआ है, और इसमें आपने देखो क्या किया हुआ है, इफ ए इक्वल टू 1, अगर ए 1 है तो आपने ये फॉर्मूला लिखा है, ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए माइनस ए। इफ द मीटिंग गेट्स डिस्कनेक्टेड प्लीज रीजॉइन अगेन। मैं सिर्फ ये प्रोग्राम बता के आपको छोड़ दूंगी, क्योंकि अदरवाइज ये टॉपिक कल के लिए चला जाएगा। ये मैं खत्म करना चाह रही हूँ। आई एम जस्ट कॉपिंग दिस एंड आई एम रनिंग दिस ऑन द कंपाइलर। Please rejoin again in case the meeting gets disconnected. अगर सपोज ए 1 होता है इन केस, तो आपने जब a अपॉन a माइनस ए किया तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी ये भी डिवीजन बाय 0 अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो जाएगा। तो अगर सपोज आपका इस लाइन में एक्सेप्शन नहीं होता, उसमें भी इस प्रोग्राम में अगर a 1 होता है तो इस लाइन में दोबारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर a 2 है तो आपने वही कोड लिखा है जो आपने एरे इंडेक्स का कोड लिखा था। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये जो कैच ब्लॉक है ये आपने इनर ट्राई के लिए लिखा है। ये जो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, ये कैच आपने इनर ट्राई के लिए लिखा है, और आउटर ट्राई के लिए आपने अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट ले रखा है, डिवाइड बाय 0 1। अब इस केस में क्या होगा, दिस प्रोग्राम विल शो डिफरेंट आउटपुट्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए, either 0 1 or 2। दिस प्रोग्राम इज शोइंग नॉट वन सिंगल आउटपुट। तो अगर इन केस हम a0 लेते हैं फॉर एग्जांपल, और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपका ब्रैकेट का एरर है, मैम लास्ट में लगेगा। इसमें अगर आपने सपोज a0 लिया है, तो आपका यहाँ पे 6th लाइन से 5th लाइन में आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो जाएगा, और ये लाइन जो आपकी ए वाली है ये प्रिंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे ही अरिथमेटिक एक्सेप्शन होता है लाइन नंबर 5 में एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाएगा और आप ट्राई ब्लॉक से बाहर आ जाओगे। यानी इस इनर ट्राई तक जाने की
का सवाल ही नहीं पैदा होता, वहां जाने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि उससे पहले ही 5th लाइन में आपका एक्सेप्शन हो गया, जिसकी वजह से 6 से लेके ये आपका 13 लाइन तक जो भी कुछ कोडिंग करी आपने ये नहीं चलेगी, आपका प्रोग्राम वहां नहीं जाएगा और आप बाहर कैच ब्लॉक में आ जाओगे। अब इधर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन लिखा है जो नहीं चलेगा, आपका ये कैच चल जाएगा, डिवाइड बाय 0 आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा इफ ए इज 0। नाउ सपोज अगर ए हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं, एक खाली अकेला आपने सपोज ऐसे एमसीए दे दिया, अब ए हो जाएगा 1। ए 1 होने की वजह से बी की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ए भी प्रिंट होगा। मैं इसमें एक और बी भी प्रिंट करके आपको दिखा देती हूँ। ए कर दिया, ए और बी दोनों प्रिंट हो जाएंगे और उसके बाद आप ट्राई ब्लॉक में जाओगे। इसका मतलब प्रोग्राम स्मूथली चल रहा है कि जैसे कि एक्सेप्शन हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 0 नहीं आई, ए की वैल्यू 1 थी। लेकिन जैसे ही आप इस इफ ब्लॉक में आओगे, यहाँ की कंडीशन ए इक्वल टू 1 ट्रू हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे इस लाइन पे, लाइन नंबर 8 में आपका दोबारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगा। इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा ट्राई ब्लॉक के बाहर। यहाँ कैच में उसको मैचिंग कैच नहीं मिल रहा है, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, आपने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड लिखा हुआ है, तो वो आगे फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। इनर ट्राई के बाहर कैच में उसको मैचिंग नहीं मिला, वो आगे चलेगा प्रोग्राम में, तो उसको यहाँ कैच ब्लॉक मिल जाएगा और ये डिवाइड बाय 0 प्रिंट हो जाएगा। सो विल जस्ट सी हाउ द प्रोग्राम विल गिव द डिफरेंट आउटपुट। पहले वाले केस में ए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वहीं पे एक्सेप्शन हो गया। अब इस केस में जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, so we will get both the values, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 42 और डिवाइड बाय 0 क्योंकि वहां पे एक्सेप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज हम a की वैल्यू 2 लेते हैं, उस केस में आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन होगा। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 21 क्योंकि अब 42 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन चल गया, राइट। इफ फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कमेंट में रखती हूँ तो क्या होगा? कैन यू विल टेल मी व्हाट विल हैपन? इस केस में अगर मैं अभी भी a की वैल्यू 2 रखती हूँ तो मेरी ये लाइन चलेगी, ये लाइन भी चलेगी, इधर भी ठीक चलेगा, लेकिन इधर आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आ जाएगा और वो आपका मैचिंग कैच में उसको मिल गया, तो कोई एरर नहीं होगा, आपका ये प्रोग्राम चलेगा, नॉर्मली चलेगा। क्या आ रहा है? क्या हो गया इस केस में? आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन चला और हेलो प्रिंट हो गया, यानी आपका प्रोग्राम नॉर्मली चल रहा है। लेकिन अगर सपोज मैं इसको 1 कर देती हूँ या 0 कर देती हूँ, उस केस में देखो क्या होगा, आपका फाइनली चलेगा। लेकिन ये देख रहे हो आप, फाइनली वाला हेलो चल गया, लेकिन नीचे क्या हो रहा है ये देखो, आपके जावा के सिस्टम को डिफॉल्ट हैंडलर चलाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको मैचिंग कैच नहीं मिला। अरिथमेटिक एक्सेप्शन को मैंने कमेंट्स में कर दिया, जिसकी वजह से फाइनली तो चल गया, कि फाइनली तो हर केस में चलता है, चाहे एक्सेप्शन कैच हो नहीं हो, एक्सेप्शन क्रिएट हो या नहीं हो, फाइनली हर केस में चलेगा। लेकिन उसको, उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो थ्रो हुआ अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप का, उसको अपना मैचिंग कैच नहीं मिला, जिसकी वजह से
आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग इनकम्प्लीट माना जाएगा और प्रोग्राम अटक जाएगा, आपका एब्रप्टली टर्मिनेट माना जाएगा। क्लियर? तो इसी प्रोग्राम को अलग अलग तरीके के से लिखने के बहुत डिफरेंट वेज हैं। I'll leave you for now because 11:20 पे आपकी नेक्स्ट क्लास है। Thank you so much. We'll continue the topic tomorrow, right? Thank you, ma'am. Okay.